नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशवली कुमार क्लासेस पे स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग को बीच लेकर आए हैं इतिहास यानी कि हिस्ट्री, जो कि क्लास 10 का होगा। इसमें हम क्या कहते थे कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर को हमने यहाँ पर उत्तर नहीं दिए थे। लघु उत्तरीय सभी प्रश्नों को हमने उत्तर दे दिए थे। तो आज के वीडियो में हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर को लेकर आए हैं और इन सभी प्रश्न उत्तर को हम जवाब देंगे। और वो भी आपको जो है 2023 में जो भी प्रश्न आने का संभावना है उन सभी प्रश्नों को आज हम डिक्लेयर करेंगे। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। हम चलते हैं सीधा प्रश्न पे। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न हमें कहाँ से आ जाता है। यहाँ से आ गया, ठीक है। यहाँ से हमको मिल जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर है जो कि इतिहास का है। इससे ऊपर वाला सभी प्रश्न उत्तर का वीडियो बन चुका है। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी वीडियो जो है 2023 के बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो इस प्रकार के प्रश्न ही एग्जाम में पूछा जाएगा, वो भी 5 नंबर का। तो आपको वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान देना है और अच्छी तरह से समझना है। अपना भाषा में हम समझाएंगे। प्रश्न करा, इटली के एकीकरण में मैजनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी के योगदान को बताएं। इटली का जो एकीकरण था उसमें ये व्यक्ति यानी कि मैजनी का, काउंट काबूर का, गैरिबाल्डी का कौन कौन काम था, कितना तक ये सब लोग सहायक रहे, कितना काम ये लोग किए, उनके बारे में यहाँ पे हमें बताना है। तो चलिए हम आंसर को शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ में दिया गया है कि 19वीं शताब्दी में इटली में एक राजनीतिक सामाजिक अभियान शुरू हुआ जिसमें इटालियन प्रायद्वीपों के विभिन्न राज्यों को संगठित करके एक इटली राष्ट्र बना दिया गया जिसे इटली के एकीकरण कहा जाता है। इतालवी भाषा में इसे रिसोर्जिमेंतो भी कहा जाता है। यानी कि 19वीं शताब्दी, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 19वीं शताब्दी में जो है राजनीतिक सामाजिक अभियान शुरू किया जिसमें जो है इटली का जितना भी छोटे छोटे राज्य था उन सभी छोटे छोटे राज्य को एक राज्य बनाकर एक राष्ट्र दिया गया जो कि इटली राष्ट्र बना, और वो इटली राष्ट्र का जो है एकीकरण कहलाता है। चलिए पैराग्राफ में हम अगला बतलाते हैं। अगला करा है, इटली के एकीकरण के प्रक्रिया सन 1815 ईस्वी के बाद वियना सम्मेलन कांग्रेस ऑफ वियना के बाद शुरू होकर सन 1871 ईस्वी में रोम के इटली की राजधानी बनाने तक चला। यानी कि इटली का एकीकरण का जो प्रक्रिया है वो 1815 से लगभग शुरू हो चुका था। लगभग 1815 से शुरू हुआ और 1871 तक चला। कब तक? जब वियना कांग्रेस के बाद भी रोम जब तक इटली का राजधानी बना तब तक ये जो है एकीकरण होने का प्रक्रिया चलता रहा। इटली के एकीकरण में मैजनी, काउंट काबूर तथा गैरिबाल्डी की बहुत अहम भूमिका थी। यानी कि इन लोगों को बहुत अच्छा भूमिका था, ठीक है। अगला पैराग्राफ में कहता है कि मैजनी को इटली का जनक या दिल भी कहा जाता है। देखिए ये जो मैजनी है, इन मैजनी को इटली के जनक या दिल भी कहा जाता है। सन 1931 ईस्वी में मैजनी ने यंग इटली तथा 1934 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। देखिए मैजनी ने दोनों चीज़ का ही स्थापना की। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में इस प्रकार का प्रश्न आता है कि मैजनी ने या यंग इटली का स्थापना कौन किया था। तो यंग इटली का स्थापना जो है वो मैजनी ने किया था। यंग इटली का स्थापना कौन किया था? मैजनी ने। यंग इटली का स्थापना कौन किया था? मैजनी ने। इस प्रकार का प्रश्न भी आ जाएगा कि यंग इटली का जो है स्थापना किसने किया? तो मैजनी ने। कब किया? 1834 ईस्वी में। या आपको यह यंग यूरोप का जो स्थापना किसने किया, तो इसका भी आंसर हो जाएगा मैजनी ही, ठीक है। तो इन दोनों को संस्थापक थे मैजनी। तो चलिए हम आगे फिर चलते हैं। अगला आगे कहता है कि जिन्होंने एक समय इस संस्थाओं में लगभग 60,000 सदस्य थे। यानी कि जब इस समय था तो वहाँ पर 60,000 जो जनसंख्या यहाँ पर थी, जिन्होंने इटली को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये सब जो है इटली को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, ठीक है। काउंट काबूर पिडमाउंट सार्डिया का सम्राट विक्टर इमैनुअल का चांसलर था।
जो काउंट काबूर जो है वो काउंट काबूर पिडमाउट सादिया का जो है सम्राट विक्टर इमैनुअल का चांसलर था। यह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था जिन्होंने अपनी बुद्धि और प्रतिमा के बदौलत इटली को संगठित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ठीक है, आगे दिया गया इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का भी काफ़ी योगदान रहा। गैरिबाल्डी मेजनी के विचारों से सहमत था और जनतंत्र का समर्थक था। इन्होंने इटली के एकीकरण का तलवार भी कहा जाता है। प्रश्न ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार का भी आता है कि इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर आप लोग क्या मारना है, तो गैरिबाल्डी को देना है। इसका आंसर गैरिबाल्डी को देना है। चलिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स की जीवनी पर एवं सिद्धांत का वर्णन करें। कार्ल मार्क्स के जीवनी एवं सिद्धांत का वर्णन करें। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी में राइन प्रांतों के ट्रियर नगर के यहूदी परिवार में हुआ। कार्ल मार्क्स का पिता हेनरियल मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे। इन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। पहले जो है ये यहूदी धर्म के था और उसके बाद ही उन्होंने ईसाई धर्म में बदल गया। मार्क्स ने बॉर्न विश्वविद्यालय के विविध शिक्षा ग्रहणों की, परंतु 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए, जहां उनके जीवन को एक नया मोड़ मिला। मार्क्स हेगेल के विचार से प्रभावित था। 1843 में उनके बचपन की मित्र जेनी का विवाह हुआ। उसने राजनीतिक तथा सामाजिक पटल का मॉन्थेस्क्यू और रूसो के विचार का गहन अध्ययन किया। फिर कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1884 ईस्वी में फ्रेडरिक एंजेल से हुआ, जिसने जीवन भर उसकी गहरी मित्रता बनी रही। एजेंट के विचारों एवं रचनाओं से प्रभावित होकर मार्क्स ने भी श्रमिक वर्ग का कष्ट एवं उसकी कार्य को दशाओं को गहरा विचार से करना प्रारंभ कर दिया। मार्क्स ने एजेक्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। आधुनिक समाजवाद का जो है जनक किन्हें कहा जाता है, तो यह कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से भी आता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो यहाँ से भी आता है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर बता दीजिएगा कि दास कैपिटल नामक पुस्तक को समाजवादियों को बाइबिल कहा जाता है। या तो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि मार्क्स ने या कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में कौन सा पुस्तक की रचना की थी, तो इसका आंसर दीजिएगा कैपिटल नामक। ठीक है, दास कैपिटल नामक। चलिए इसी में कार्ल मार्क्स ने 5 जो है सिद्धांत दिए थे। कार्ल मार्क्स जो है 5 सिद्धांत दिए थे। उन 5 सिद्धांत जो है निम्नलिखित में है। पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की सिद्धांत, दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मूल्य और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राज्यहीन व वर्ग विहीन समाज की स्थापना। ये सब उनका कार्ल मार्क्स का सिद्धांत था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हिंद चीन का उपनिवेश स्थापना की उद्देश्य क्या था। हिंद चीन का उपनिवेश स्थापना का क्या उद्देश्य था, तो इसके बारे में बतलाना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का एक नहीं बल्कि कई उद्देश्य थे। यानी कि हिंद चीन को जो है उपनिवेश का स्थापना करने का एक ही उद्देश्य नहीं था, बहुत सारा उद्देश्य था। फ्रांस द्वारा हिंद चीन पर अपना उपनिवेश बनाने का प्रभाविक उद्देश्य
डच एवं ब्रिटिश कंपनियों का व्यापारियों पर प्रतिद्वंद्विता का स्थापना करना था। भारत में फ्रांसीसी कमजोर पड़ रहे थे और चीन में ही उनकी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा मुख्य रूप से इंग्लैंड से था। अतः सुरक्षात्मक आधार के रूप में उन्हें द्वंद्व हिंद चीन क्षेत्र उचित लगा, जहां खड़े होकर वे दोनों तरफ भारत और चीन को कठिन परिस्थितियों में संभाल सके। दूसरे औद्योगिकीकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति उपनिवेशों से ही होती थी। उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध होता था। तीसरे, पिछड़े समाजों को सभ्य बनाना विकसित यूरोपीय राज्यों का स्वघोषित दायित्व था। इसके सबसे अतिरिक्त हिंद चीन उपनिवेश की स्थापना का एक यह भी कारण था कि फ्रांसीसी के साथ यूरोपियों का मानना था कि ये असभ्य और पिछड़े समाज को सभ्य बनाने वाले जिम्मेवारी है। इस कारण उपयुक्त कथनों से यह स्पष्ट होता है कि हिंद चीन उपनिवेश की स्थापना एक नहीं बल्कि कई उद्देश्य किया था। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास का वर्णन करें। हिंद चीन में आज का वियतनाम, लाओस, कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। हिंद चीन में जो है 3 देश का नाम आ गया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। ठीक है। इस क्षेत्रों को एक समय फ्रांसीसियों का आधिपत्य था। फ्रांसीसी घोषणा के साथ साथ कई तरह के सकारात्मक कार्य भी करते थे, परंतु जब फ्रांसीसी ने हिंद चीन के किसान एवं मजदूर के अत्यंत शोषण करना शुरू किया, तब हिंद चीन के लोग जागृत होकर भावना आई और राष्ट्रवाद का विकास हुआ। ठीक है। आगे है कि हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेश को समय समय पर विद्रोह का सामना तो प्रारंभिक दिनों से ही करना पड़ रहा था, परंतु 20वीं शताब्दी के शुरू में यह भी मुखर होने लगा और छोटे छोटे मामलों में भी लोग अपना असंतुष्ट प्रकट करने लगे। उसी परिप्रेक्ष्य 1903 ईस्वी में फान बोई चाओ ने दुईतान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया, जिनके नेता कुआंग दे थे। फान बोई चाओ ने द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियना लिखकर हलचल पैदा कर दिया। 1905 में जब छोटे से एशियाई देश जापान द्वारा रूस को पराजित किया गया, तो इससे हिंद चीनियों को प्रेरणा मिला। इस प्रकार उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट है कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास एक ही नहीं बल्कि अनेक कारणों से हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। प्रथम जन आंदोलन था जो 1920-22 तक चला। इसके मुख्य 3 कारण थे। खिलाफत के मुद्दा, पंजाब में सरकार के बराबर कार्रवाइयों का विरोध, न्याय प्राप्त करना, स्वराज के प्राप्ति करना। इस आंदोलन 2 तरह के थे। कार्यक्रमों के अपनाया गया। प्रथम, अंग्रेजी सरकार ने कमजोर करने एवं नैतिक रूप से पराजित करने के लिए विध्वंसात्मक कार्य किया गया, जिसके तहत पद छोड़ना और उपाधियों का लौटना था। दूसरे कार्यक्रम के अंतर्गत रचनात्मक कार्यों को किया गया। इसके तहत न्यायालय की स्थापना पर पंचों का फैसला मानना, राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना, स्वदेशी को अपनाना
इत्यादि शामिल किया गया था। असहयोग आंदोलन अपने समय के सबसे बड़ा जन आंदोलन था, जो काफ़ी तेज़ी से संपूर्ण भारत में फैल रहा था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना के कारण महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा किया। इस घटना के लिए अंग्रेजी सरकार ने पूर्ण रूप से महात्मा गांधी को जिम्मेवार ठहराया तथा उसको 6 साल की सज़ा सुनाई गई। इस प्रकार असहयोग आंदोलन भी समाप्त हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विचार करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विचार करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा सन 1930 ईस्वी में शुरू किया गया। इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक से शुरू किया गया। इस आंदोलन में कई कारण थे, जिन्हें कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला है कि साइमन कमीशन सन 1919 ईस्वी में एक एक्ट पारित किया करते हुए ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा किया था कि 10 वर्षों के पश्चात पुनः इन सुधारों का समीक्षा होगी, परंतु समय से पहले ही नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी थी, जो 1928 में भारत आया। साइमन कमीशन के सभी सदस्यों अंग्रेज थे, इस कारण पूरे भारत में इसका विरोध किया गया। यह आगे चलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण बन गया। आगे है नेहरू रिपोर्ट। तत्कालिक भारत सचिव लॉर्ड हेड ने बयान कसा कि भारतीयों को आज़ादी तो चाहिए, परंतु ये लोग अपने लिए ऐसे संविधान का निर्माण नहीं कर सकते हैं जो सभी लोगों को मान्य हो, और इस घटना को मोतीलाल नेहरू ने चुनने के रूप में लिया और समय के पूर्व संविधान तैयार कर प्रस्तुत किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं, अगला पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ पर हम अगला पॉइंट पर चलते हैं, तो अगला है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। सन 1929 से 30 के विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर भारत के अर्थव्यवस्था पर पहुंचा बहुत बुरा पड़ा। मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई, भारत का निर्यात कम हो गया, लेकिन अंग्रेज़ों ने भारत से धन का निष्कासन बंद नहीं किया। इसके भारतीय ने अंग्रेज़ों के प्रति गुस्सों का माहौल बना, जिससे गांधी जी का शांतिपूर्ण ढंग का सविनय अवज्ञा आंदोलन चलना पड़ा। अगला प्रश्न है, फिर अगला जो है पैराग्राफ है इस प्रकार कि इस प्रकार उपर्युक्त कथनों से स्पष्ट होता है कि सन 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के एक नहीं बल्कि कई कारणों थे। साम्राज्यवादी का बढ़ाव प्रभाव, क्रांतिकारी राजनीति का उभरना, पूर्ण स्वराज मांग, गांधी जी का समझौता, इस प्रकार के कई आंदोलन थे। चलिए आज तक इतना ही। अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हम।